हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पापिया चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा। आज हम प्रबंधकी निर्णय हेतु लेखांकन अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन इस विषय के 5वीं इकाई प्रबंध हेतु प्रतिवेदन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट के विषय वस्तु की चर्चा करेंगे कि प्रबंधकी प्रतिवेदन क्या है, आशय, प्रबंधकी प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, उसकी विधियां क्या है, उनके प्रकार क्या है, एक अच्छे प्रतिवेदन के क्या क्या गुण होने चाहिए और प्रतिवेदन की सीमा। इन सभी विषय वस्तु को मैं पीपीटी के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रतिवेदन प्रस्तुति संप्रेषण व्यवस्था का एक अंग है, जिसमें सूचना और समंकों को पहुंचाने का एक माध्यम है। यह प्रतिवेदन उन व्यक्तियों के लिए रिपोर्ट या विवरण के माध्यम से समंक और विवरण को पहुंचाया जाता है, जिनके लिए यह एकत्रित करने का कार्य किया गया है। हिमस्टेट और बेरी के अनुसार प्रबंधकी प्रतिवेदन एक लिखित संप्रेषण है, जिसमें प्रबंध के निर्णय कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए या पहुंचाने की दृष्टि से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को शोध और स्थिति के बारे में समंक एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध प्रतिवेदन एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी भी संगठन के नियोजन, समन्वय, निष्पादन तथा विवरणों की जानकारी या तथ्य और स्थिति के बारे में के संबंध में दी जाती है। और यह प्रतिवेदन व्यवसायिक निर्णय या व्यवसाय की प्रगति या भावी संभावनाओं के जानकारी को प्रबंधक के द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाता है। प्रबंधकी प्रतिवेदन आवधिक आधार पर प्रबंध के विभिन्न स्तरों को वांछनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम माना गया है। प्रबंधकी प्रतिवेदन के आशय से स्पष्ट है कि प्रबंधन के उद्देश्य क्या होंगे। तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि प्रबंधकी प्रतिवेदन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के कारण इसमें इसके जो उद्देश्य हैं वही इसके कार्य के रूप में भी देखा जा सकता है। तो पहला है सूचना देना, सारे समंक, सारे तथ्य, सारे विवरणों की सूचना प्रदान करना। दूसरा होता है चुनाव में सहयोग करना, अर्थात मेकिंग और बाय का डिसीजन लेना। तो ऐसे में निर्णय लेने में सहायता, चुनाव करने में सहायता। तीसरा है लाभदायकता, क्रियाशीलता को निर्धारित करने का कार्य करना। फिर वित्तीय व्यवस्थाओं करना, प्रवाह नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय क्षमताओं का मापन भी इसी के आधार पर होता है। अब देखिए, नियोजन करना, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना, परिवर्तन के पर विजय पाने का कार्य भी प्रबंधकीय प्रतिवेदन का एक उद्देश्य होता है। समन्वय स्थापित करना, संपर्क करना, ये कुछ 10 उद्देश्य जो मैं यहाँ पर आपको बताई हूँ, इन उद्देश्य को ही इनके कार्य के रूप में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन की विधियां क्या है। तो प्रबंधकीय प्रतिवेदन की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहला है लिखित प्रतिवेदन, 3 प्रकार से हो सकती है। एक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जो प्रतिवेदन लिखित रूप से किया जाता है उसे लिखित प्रतिवेदन कहा जाएगा। हमने व्यावसायिक संप्रेषण में भी इस को पढ़ा है। और लिखित प्रतिवेदन के अंतर्गत 3 प्रकार से, पहला होता है औपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन जो किसी भी रोज कार्य के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले कार्य को, प्रतिवेदन को हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक आधार पर प्रतिवेदन। दूसरा होता है सारणीबद्ध प्रतिवेदन किसे कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी डाटा को, आंकड़ों को सारणीबद्ध तरीके से कि उत्पादन, उसका क्षेत्र और आय, लागत, ऐसे जब हम आंकड़ों को सारणी के बद्ध में समंकों का विश्लेषण करते हैं तो उसे हम कहते हैं सारणीबद्ध प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन के बारे में मैंने बताया कि जैसे बजट के आंकड़े के साथ में वास्तविक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन, ये औपचारिक के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रतिवेदन लिखित के अंतर्गत आता है, वो लेखांकन अनुपात प्रतिवेदन। ये लेखांकन अनुपात के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसे कि मान लीजिए लाभदायकता अनुपात करना, शोधन क्षमता अनुपात करना। तो ये जो गणना की जाती है उसे हम कहते हैं लेखांकन अनुपात। दूसरी विधि इसके अंतर्गत आती, पहली तो हमारी क्या हो गई, लिखित विधि। दूसरी विधि के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमारा आता है प्रतिवेदन के
विधि के अंतर्गत ग्राफिक प्रतिवेदन। ग्राफिक प्रतिवेदन के अंतर्गत जब हम चार्ट और रेखा चित्र के माध्यम से प्रतिवेदन को जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राफिक प्रतिवेदन। ठीक है। तीसरा हमारा होता है मौखिक प्रतिवेदन। मौखिक प्रतिवेदन का मतलब क्या होगा कि जब हमारी प्रतिवेदन का प्रस्तुत करने का तरीका लिखित ना होकर मौखिक। मौखिक दो प्रकार से हो सकता है, जैसा एक सामूहिक रूप से अर्थात समूह में बैठाकर, और दूसरा हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करके। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन बनाने की जो विधियां हैं वो तीन प्रकार से है, एक लिखित, दूसरा ग्राफिक और तीसरा मौखिक प्रतिवेदन। अब हम अगला देखेंगे प्रतिवेदन के प्रकार। तो देखिए, प्रतिवेदन के प्रकार के अंतर्गत उनके अलग अलग प्रकार से विभागों के अंतर्गत किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत सबसे पहला आप देखते हैं तो उद्देश्य के आधार पर प्रतिवेदन सबसे पहला आंतरिक प्रतिवेदन बनता है। उद्देश्य के आधार पर पहला प्रतिवेदन आंतरिक, और आंतरिक प्रतिवेदन के अंतर्गत सामान्य प्रतिवेदन, दूसरा विशिष्ट प्रतिवेदन और तीसरा होता है स्तरीय प्रतिवेदन। तो यहाँ पर हम पहले समझ लें कि सामान्य प्रतिवेदन किसे कहेंगे। तो सामान्य प्रतिवेदन का मतलब होता है जब व्यवसाय के दैनिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है उसके संबंध में, जैसे मान लीजिए स्थिति विवरण, उत्पादन लागत, बजट, लाभ हानि तैयार करना, इसके संबंध में जब व्यवसाय की स्थिति प्रति इकाई जानकारी देना, ये जब हम इनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो इसे हम कहते हैं सामान्य प्रतिवेदन। विशिष्ट प्रतिवेदन किसी विशिष्ट समस्याओं का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उनके समंकों को एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर प्रतिवेदन बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट के आधार पर मान लीजिए किस समस्या के बारे में, उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न कौन से हैं, उनका समस्या का समाधान कैसे होना है, लागत और आय का अनुमान बताना है, फिर उसके लागत का संबंध में आय की तुलना करना, और ये उत्पादन मात्रा के संबंध में, मूल्य के संबंध में। जब हम किसी एक विषय वस्तु के लिए जब विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के लिए प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिवेदन। सामान्य प्रतिवेदन और विशिष्ट प्रतिवेदन में कुछ अंतर, जैसे कि दोनों के आशय से ही हम समझ सकते हैं। तो जैसा कुछ हम मौखिक रूप से मैं बता देती कि इनके उद्देश्य, ये दैनिक कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए। दूसरा हो सकता है समय, यहाँ इन प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय होता है, और ये जब विशिष्ट प्रतिवेदन होता है वो निश्चित समय पर ही तैयार होती है। इसी प्रकार से सूचनाएं दैनिक प्रवृत्ति के वित्तीय सूचनाओं को से संबंधित होती है, और ये विशेष प्रकार की समस्या का अध्ययन, विशेष तथ्यों की सूचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार इनका प्रारूप जो होता है, सामान्य प्रतिवेदन का प्रारूप जो होता है प्रामाणिक और प्रारूप तैयार किया जाता है, और विशिष्ट प्रकार के प्रतिवेदन जो होते हैं वो एक निश्चित नहीं होती, वो समस्या के आधार पर, जिस विषय वस्तु के आधार पर तैयार किया जाता है। इसी उद्देश्य के आंतरिक प्रतिवेदन में तीसरा प्रतिवेदन आता है स्तरीय। स्तरीय का मतलब होता है कि किसी भी संस्था के प्रबंध के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध प्रतिवेदन, इसमें मुख्य रूप से व्यवसाय के संचालक मंडल, महाप्रबंधक, प्रबंधक मंडल, निर्देशक, इनके द्वारा जब प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, और इसमें जो जानकारी प्रतिवेदन रहती है वो बहुत संक्षिप्त रहती है और सारांश के रूप में लिखा जाता है, और केवल उस पर निर्णय की व्यवस्था बनती है। दूसरा होता है उच्च स्तरीय, पहला हो गया उच्च स्तरीय, दूसरा जो है वो है मध्य स्तरीय प्रबंध प्रतिवेदन। अलग अलग विभाग के आधार पर, जैसे उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, इनके प्रबंधकों के आधार पर जो अपने विभाग के जानकारियों के आधार पर समंकों को एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो इसको कहते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध प्रतिवेदन। ये मध्य स्तरीय प्रबंध प्रतिवेदन जो होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध प्रतिवेदन से थोड़ा विस्तृत होता है, क्योंकि उनको अपने विभाग के अंतर्गत तैयार किया जाना है। तीसरा होता है निम्न स्तरीय, इसके अंतर्गत फोरमैन या विक्रय पर्यवेक्षक, इनके प्रतिवेदन को लिया जाता है, और जिसमें सामग्री के उपयोग या मान लीजिए उपरिव्यय की कुशलता या कार्य क्षमता आदि विषयों के आधार पर तैयार किया जाता है, तो इसको कहते हैं निम्न स्तरीय
प्रबंध प्रतिवेदन। अब इसके बाद उद्देश्य प्रतिबंध के उद्देश्य के आधार में दूसरा जो आता है वो होता है बाह्य प्रतिवेदन। बाह्य प्रतिवेदन जिनको बाहर के लोगों के लिए, अंशधारियों के लिए, ऋणदाताओं के लिए तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं बाह्य प्रतिवेदन। तो ये भी जैसे मान लीजिए अंशधारियों के लिए हो गया, दूसरा स्टॉक मार्केटिंग के लिए हो गया, फिर है बैंक के लिए, या फिर आयकर, बिक्री कर रिटर्न आदि जो है वो सब किसके अंतर्गत कहलाता है, उद्देश्य के आधार प्रबंध प्रतिवेदन। दूसरा प्रकार है प्रकृति के आधार। प्रकृति के आधार के अंतर्गत देखिए उपक्रम प्रतिवेदन, इंटरप्राइज रिपोर्ट। जब प्रतिवेदन को द्वारा व्यवसाय के संचालन की सूचना बाहरी व्यक्तियों को दी जाती है, जैसे कि लाभ का लेखा, आयकर की जानकारी, अध्यक्षीय भाषण, अंकेक्षण का रिपोर्ट, प्रबंधक के भाषण, तो ये सारे चीजों को जब बाहर दिया जाता है तो उसे कहते हैं उपक्रम प्रतिवेदन। दूसरा इसी प्रकृति के आधार पर दूसरा जो प्रतिवेदन होता है वो है नियंत्रण प्रतिवेदन। नियंत्रण प्रतिवेदन को हम नियंत्रणीय प्रतिवेदन अर्थात कंट्रोलिंग रिपोर्ट भी कहते हैं। आप देखिए स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे, नियंत्रण प्रतिवेदन जो है यह एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन के रूप में माना गया। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर किसी भी प्रबंध व्यवस्था में कार्य का दायित्व का केंद्र निर्धारित किया जाता है और उनका उसी निर्धारित करने के बाद उनको अलग अलग प्रतिवेदन के आधार पर उसको विश्लेषण किया जाता है। तो ये मासिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है या वार्षिक भी हो सकता है या त्रैमासिक भी हो सकता है। तीसरा इसका होता है अन्वेषणात्मक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अन्वेषणात्मक अर्थात जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह किसी विशेष परिस्थिति या समस्याओं के आधार पर जब तैयार किया जाता है, उसके छानबीन या उनकी परिस्थिति के आधार पर तैयार किए जाने वाले रिपोर्ट को उनकी जिसके आधार पर उसका अनुशासनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सके उसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक रिपोर्ट। तीसरा होता है तथ्यों के आधार पर, ये एक महत्वपूर्ण है। तथ्यों के आधार पर अगर हम प्रतिवेदन को देखें तो दो प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। एक होता है परिचालन संबंधी प्रतिवेदन और दूसरा होता है वित्तीय विवरण संबंधी प्रतिवेदन। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं परिचालन, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। अर्थात जब प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के संचालन संबंधी ज्ञान, तथ्यों और सूचनाओं को प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और उसके आधार पर जो तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं परिचालन प्रतिवेदन। परिचालन प्रतिवेदन मुख्य रूप से नियोजन और नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। परिचालन प्रतिवेदन या ऑपरेटिंग रिपोर्ट दो प्रकार से होते हैं, एक कंट्रोल रिपोर्ट होता है और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंट्रोल रिपोर्ट अर्थात नियंत्रण रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत नियंत्रण रिपोर्ट कहेंगे जब संचालन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हेतु बनाया गया प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है चालू नियंत्रण रिपोर्ट जिसको कहते हैं करेंट कंट्रोल रिपोर्ट और दूसरा होता है सारांश नियंत्रण रिपोर्ट अर्थात समरी कंट्रोल रिपोर्ट। तो चालू कंट्रोल रिपोर्ट अर्थात कारखाने के संपादित किए गए क्रियाओं के प्रभाव का अंतर को स्पष्ट करने के लिए या उस पर नियंत्रण की सहायता के लिए जब रिपोर्ट का उद्देश्य होता है तो उसे हम कहते हैं चालू नियंत्रण रिपोर्ट। और सारांश का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के प्रमाप का पर नियंत्रण करने के लिए उनके विचलनों का, लाभों का मूल्यांकन विश्लेषण करना पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको प्रकट करने के लिए जब हम तैयार करते हैं तो उस रिपोर्ट को हम कहते हैं सारांश नियंत्रण रिपोर्ट। अब देखिए दूसरा जो तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया उसमें दूसरा रहता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी तीन प्रकार से, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, तथ्यों का रिपोर्ट, सूचना रिपोर्ट अर्थात इस क्षेत्र में नियंत्रण का तुलना अधिक व्यापक, नियंत्रण की तुलना में ये अधिक व्यापक होती है क्योंकि इसका मुख्य काम क्या होता है, व्यवसाय के महत्वपूर्ण संचालन से संबंधित होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक है प्रवृत्ति रिपोर्ट, ट्रेंड
रिपोर्टिंग, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग और तीसरा होता है कार्य रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों प्रकार के रिपोर्ट हैं ये सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार्य या उसके कार्य के परिणाम या दो से अधिक अवधि के बीच के तथ्यों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना, उसे हम कहते हैं प्रवृत्ति रिपोर्ट। दूसरा है विश्लेषणात्मक, अर्थात विभिन्न क्षेत्र में हुए गए कार्यों के आय का अन्य तथ्यों के आधार पर विश्लेषण। और तीसरा होता है कार्य रिपोर्ट, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट भी हो सकता है और दूसरा जो इसके रिपोर्ट के अंतर्गत है वह व्यक्तिगत कार्य रिपोर्ट और दूसरा है संयुक्त कार्य रिपोर्ट, इसमें शामिल किया जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं व्यक्तिगत कार्य, जैसे मान लीजिए कि एक कार्य में दो विभाग में दो ए और बी दो प्रबंधक है, तो उसमें ए के प्रबंधक के कार्य का अलग प्रतिवेदन और बी के, तो ये व्यक्तिगत हो गए। जब कोई का एक साथ मिलकर कोई रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसे कहते हैं संयुक्त कार्य रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि उत्पादन से संबंधित है या जानकारी, तो सारे विभागों को मिलकर जब तैयार किया जाता है उसे संयुक्त कार्य रिपोर्ट कहते हैं। तथ्यों के आधार पर, जैसा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स को हमने पूरा पढ़ा। और दूसरा जो होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, वित्तीय प्रतिवेदन। वित्तीय प्रतिवेदन दो प्रकार से है, एक स्थैतिक वित्तीय प्रतिवेदन और दूसरा होता है प्रावैधिक वित्तीय प्रतिवेदन। स्थैतिक वित्तीय प्रतिवेदन के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठा के साथ साथ कुछ सहायक अतिरिक्त चिट्ठा को भी दिया जाता है, सप्लीमेंट्री शीट वगैरह, जिसमें देनदारों के वर्गों के अनुसार कुल देनदार की वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है प्रावैधिक, जिसको डायनेमिक फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक है व्यवसाय के वास्तविक वित्तीय स्थिति और दूसरा होता है व्यवसाय के विनियोजित फंड का प्रभावशीलता और तीसरा है समय के ऊपर वित्तीय स्थितियों में परिवर्तन। डायनेमिक के आधार पर तीन तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ फंड और तीसरा होता है फाइनेंशियल चेंजेस ओवर। इसी प्रकार से तथ्यों के आधार रिपोर्ट के बाद अब हम देखेंगे कि अगला इसका प्रकार जो है वो है क्रियाशीलता के आधार पर, जो कि अभी मैंने बताया कि व्यक्ति और संयुक्त के अंतर्गत, ये क्रियाशीलता के अंतर्गत भी इसको शामिल किया था। इस प्रकार हमने प्रबंधकीय प्रतिवेदन के प्रकार को उद्देश्य के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उसके प्रकार का अध्ययन किया। प्रबंध प्रतिवेदन की प्रक्रिया कैसे तैयार करें? देखिए, किसी भी व्यवसाय की सूचनाओं का प्रतिवेदन विभिन्न स्तरों में पहुंचाने का कार्य करती है और इसलिए प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिसको देखकर लोग संतुष्ट हो जाएं और कि उसके प्रारूप को देखकर उसको आसानी हो समझने के लिए, और इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रतिवेदन की प्रकृति और उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले प्रतिवेदन तैयार करने के लिए ये ध्यान रखना कि प्रतिवेदन किस प्रकार का होगा, उसका उद्देश्य क्या है, किस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अब जब घटना से, किस घटना से संबंधित है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये तैयार करना सबसे पहले विषय वो जरूरी होता है और जो इसके विषय सामग्री का चयन कर। दूसरा होता है प्रतिवेदन की संरचना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिवेदन की प्रकृति और उद्देश्य के बाद दूसरा आता है उसकी संरचना। संरचना में क्या, पहला होता है शीर्षक, निहित विषय को दर्शाते हुए होना चाहिए। नैतिक विवरण की पाने वाले का नाम, पता, भेजने वाले का नाम, अवधि कितने समय के लिए है, तिथि का समय का निर्धारण कर देना, तिथि का निर्धारण करना, इकाइयों के बारे में जानकारी देना, ये है नैतिक विवरण। फिर इसी प्रतिवेदन की संरचना में तीसरा आता है विषय सामग्री, जो सब्जेक्ट मैटर जिसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रतिवेदन का। प्रतिवेदन तैयार करने के अंतर्गत प्रतिवेदन संरचना का नियोजन में तीसरा विषय वस्तु है विषय सामग्री। विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिवेदन का प्रमुख भाग माना जाता है और ये इसमें व्यक्तिगत सलाह,
संबंधित जानकारी तैयार नहीं करने वाले व्यक्तियों का तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन विश्लेषणात्मक भाग है और इसके अंतर्गत 3-4 चीजें आती हैं विषय वस्तु के अंतर्गत। पहला है तुलनात्मक आंकड़ा, दूसरा है मापदंड, चित्रों का प्रयोग और तीसरा है नियंत्रणीय तथा अनियंत्रित तथ्यों में अंतर को स्पष्ट किया जाता है। अब है प्रतिवेदन संरचना नियोजन के बाद प्रक्रिया का तीसरा कदम है, वह है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन एक अच्छे प्रतिवेदन के गुणों को, उसके प्रतिवेदन प्रणाली को, उसके सिद्धांत को ध्यान रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। अर्थात अभ्यास एवं योग्यता के आधार को अर्जित किया जा सके, ताकि प्रतिवेदन लिखने वाला संबंधित अधिकारी जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है या लिखता है, उसका कार्य करने का तरीका, व्यक्तिगत उसकी जो पसंद है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर वह कार्य करता है या प्रतिवेदन लिखता है। तो हम देखते हैं कि प्रबंध प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रक्रिया को 3 कदम, अर्थात पहला होता है प्रतिवेदन की प्रकृति, उद्देश्य और का निर्धारण करना। दूसरा होता है प्रतिवेदन संरचना का नियोजन करना, जिसमें 3 बातें, शीर्षक, दूसरा है नैतिक विवरण और तीसरा है प्रतिवेदन की विषय वस्तु। और विषय वस्तु को तुलनात्मक आंकड़े के रूप में, मापदंड और ग्राफ के माध्यम, चित्रों के माध्यम से, और तीसरा उसमें बताया गया नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय तथ्यों का अंतर को स्पष्ट करते हुए। और इसी प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, वो होता है प्रतिवेदन लेखन। इसके बाद हम प्रतिवेदन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिवेदन के सिद्धांत, यहाँ आप देखिए कि प्रतिवेदन के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत है जो एक अच्छे प्रतिवेदन के लिए आवश्यक होता है, उसके कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक अच्छे प्रतिवेदन प्रणाली के सिद्धांत में सबसे पहला होता है सूचना का समुचित प्रवाह, अर्थात प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये प्रतिवेदन का प्रवाह इस तरह से होना चाहिए कि इसमें निर्णय लेने में देरी ना हो, अर्थात इसमें प्रतिवेदन में नियमित रूप से प्रवाह को व्यवस्थित किए, उसमें अंतराल नहीं होना चाहिए और प्रबंध के विभिन्न स्तर के प्रबंधकों के बीच में आवश्यकता के अनुसार, सूचना संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार वो ठीक समय पर निर्णय ले सके। तो पहला सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, वो सूचना का समुचित प्रवाह, अर्थात प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है उचित समय, प्रॉपर टाइमिंग। प्रतिवेदन का उपयोग एक नियंत्रण युक्ति की तरह किया जाता है, इसलिए शीघ्र या किसी भी घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए इसको तैयार करते समय कि न्यूनतम समय का कम से कम समय में इसको अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवश्यक विषय के लिए लेने वाले निर्णय में कोई भी देरी ना हो जाए और जो व्यवसाय के लिए या प्रबंधक के लिए निर्णय लेने में दिक्कत आ जाए। तीसरा इस पद्धति के अंतर्गत है सही चुनना, करेक्ट इंफॉर्मेशन। सही सूचनाओं को चुनना या सही इंफॉर्मेशन को लेना। सूचना का यथासंभव सही और ठीक होना चाहिए। कई चीजों को जहां से आया है प्रॉपर और सही रूप में आया है उसके अंतर्गत लेना चाहिए। कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि आकलन जो है अनुमानित नहीं होना चाहिए। जिस पर भी संदेह हो ऐसे सूचनाओं को नहीं, तथ्यपूर्ण सूचना और सही माध्यम से आए सूचनाओं को ही ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रबंध के नियोजन के लिए, निर्णय के लिए, निष्पादन के लिए सूचनाएं अगर सही होंगी, तथ्य अगर सही होंगे तो उस पे इन सभी कार्यों को करने में इनको सहयोग मिलेगा। चौथा होता है तुलना का आधार। अब देखिए प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदत्त सूचना का अधिकाधिक उपयोग हो, इसलिए आंकड़े हैं निर्धारित प्रमापों के आधार पर आपस में तुलना करके पिछले आंकड़ों के साथ में एक साथ ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए जिसको देखकर प्रबंध लेखांकन
द्वारा सूचना के संबंध को देखकर प्रतिवेदन को अधिकाधिक उपयोग बनाना चाहिए। फिर है स्पष्ट और सरल होना चाहिए। प्रतिवेदन तैयार करते समय इसका उद्देश्य यही है कि इसका प्रबंध को नियोजन और समन्वय नियंत्रण कार्य में सहायता पहुंचाता है। तो इसकी जो भाषा है और इसकी जो प्रणाली है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के बीच में जाए और उसका प्रतिवेदन का हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि दोनों सूचनाओं को लेने वाले और देने वाले को चार्ट के रूप में देखकर आसानी से समझ सके। फिर है इसके सामान्य सिद्धांत में लागत, अर्थात प्रतिवेदन प्रणाली में मिलने वाला लाभ, उसमें निहित लागत अनुमान होना चाहिए। और ये प्रणाली जो है मौद्रिक मूल्यों का आकलन करना संभव नहीं होता है, फिर भी प्रयास सूचना प्रणाली का ये रहता है कि इसका जो विश्लेषण है वो सही रूप से हो सके। फिर उत्तरदायित्व का मूल्यांकन सिद्धांत, प्रतिवेदन प्रणाली में प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने योग्य होनी चाहिए। क्रियात्मक विभागीय अध्यक्ष के लक्ष्य को निश्चित कर दिए जाते हैं और प्रमाप का वास्तविक के रूप में प्रेषित किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, एक अच्छे प्रतिवेदन प्रणाली के सामान्य सिद्धांत, जिसमें मैंने 7 सिद्धांतों को ध्यान में रखने की बात कही। अब है कि एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक लक्षण क्या होती हैं, कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड रिपोर्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो प्रतिवेदन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन एक वाहन गाड़ी की तरह है जो सूचना और समंकों को एकत्रित करता है और उसका संवहन करता है। तो इसकी आवश्यकता दूसरे लोगों को तक पहुंचाने की व्यवस्था को कहा जाता है। इसलिए सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, कि एक उत्तम स्वरूप और विषय सामग्री। इसकी विषय सामग्री एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। प्रतिवेदन के तथ्य वर्णित होने चाहिए। फिर है प्रतिवेदन तैयार की जो तिथि है वह स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा होता है सरल होनी चाहिए। तीसरा होता है तत्परता होनी चाहिए। चौथा है प्रासंगिक। सरल, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसा असंदिग्ध या ज्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो स्पष्ट और सरल हो, जिसको, क्योंकि हम जब प्रस्तुत करते हैं तो वो शब्द ऐसे होने चाहिए जो जिनके समक्ष रखा जाएगा वह प्रतिवेदन से एक आशय निकाल सकते हैं और निर्णय लेने में उनको सुविधा हो सकती है या नियोजन करने में सुविधा होती है। दूसरा होता तत्पर होना चाहिए, कि प्रतिवेदन, एक अच्छे प्रतिवेदन की एक विशेषता होती है कि प्रतिवेदन का समय महत्वपूर्ण होता है और वह जितनी जल्दी तत्पर रहते हैं एक प्रतिवेदन के बाद दूसरा, और उसके आधार पर प्रबंधकीय कार्य में सहयोग मिलता है, फिर अगला प्रतिवेदन। तो इसमें तत्परता होनी चाहिए। विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं, या इसमें लिपि की त्रुटि से बचना चाहिए। चौथा जो होता है वो है प्रासंगिकता। ये प्रासंगिकता अर्थात जब व्यक्ति के सामने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तो उसके जो आंकड़े या तथ्य हैं वह प्रासंगिक हो, उस विषय वस्तु से हो जिसके द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाएगा। अनुरूपता, अनुरूपता का मतलब प्रतिवेदन तैयार करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें एक रूपता हो, स्थिरता हो और रहे, और प्रतिवेदन बनाने में, ताकि उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में और विश्लेषण करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर है परिशुद्ध होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसमें प्रतिवेदन में दिए गए जैसे उत्पादन के आंकड़े हैं, उसकी राशि है, उनका उल्लेख करना और अच्छे से प्रस्तुत किया जाना, जिसमें परिशुद्ध होना चाहिए। फिर है नियंत्रण की योग्यता, अर्थात प्रतिवेदन संबंधित उत्तरदायित्व केंद्र के उपयुक्त व्यक्तियों के नाम से संबोधित होना चाहिए, जिसमें उनके नियंत्रण की योग्यता का पता चले। फिर है लागत पर विचार होना चाहिए, तुलनीयता होनी चाहिए और प्रतिवेदन जो है उसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा बार आवश्यकता के अनुसार यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब है इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिवेदन की कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं का तात्पर्य है कि इसका लिमिटेशन कि क्या होना चाहिए एक प्रतिवेदन प्रबंध हेतु प्रतिवेदन की। तो हम देखते हैं कि इसकी सीमाएं ये है, लिमिटेशन ये है कि पहला प्रतिवेदन जो है वह है प्रामाणिकता, उसकी जो
वो लेखांकन अभिलेखों के माध्यम से होती है। तो इसमें वित्तीय और लागत अभिलेख पर ही आधारित होकर रिपोर्टिंग तैयार की जाती है, रिपोर्ट दिया जाता है, तो इसकी प्रामाणिकता उन पर निर्भर करती है। दूसरा होता है प्रतिवेदन की रचना, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सूचनाएं जो प्रतिवेदन तैयार करने वाला है वह विश्लेषक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों में निपुण होना चाहिए, ताकि उनके द्वारा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने में आसानी हो। तीसरा है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी। यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। और तीसरी, ये खर्चीली होती है, क्योंकि प्रतिवेदन संचालक लागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संचालन लागत पड़ती है और ये अतिरिक्त कर्मचारी एवं योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवस्था जो वो है खर्चीली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रबंध हेतु प्रतिवेदन की कुछ सीमाएं। आपके सेकेंड सेमेस्टर का एक यूनिट है, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ स्लाइड के माध्यम से कुछ ऐसे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न जो आपको सेमेस्टर के परीक्षा के लिए काम आएंगे उनका उल्लेख मैं करती हूँ। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपको यहाँ लिखाया है, इसको आप 1 नंबर के आधार पर और 2 नंबर के आधार पर अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के आधार पर आप इसको नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा।